सी बेकरी शॉप थी जिसके ओनर थे रमेश भैया। सुबह 5 बजे से शिफ्ट चालू कर लेते थे। एक दिन रमेश भैया की बेकरी पर एक बड़ा कॉर्पोरेट बेकरी चेन का बंदा आया और बोला, हम आपके पूरे बिजनेस एरिया को कवर करने वाले हैं। लेकिन रमेश भैया डरे नहीं। उन्होंने अपने कस्टमर्स की पसंद को फॉलो किया। होममेड टेस्ट, फ्रेश ब्रेड और प्राइस भी सही। धीरे धीरे लोग चेन छोड़ के वापस उनके पास आने लगे। यू नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? रमेश भैया बेकरी ने ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्ट की। फेस्टिव स्पेशल केक्स लेकर आए और आज पूरी सिटी में उनका बहुत नाम है। यही पावर होती है स्मॉल बिजनेस की। और आज हम इसी टॉपिक को फटाफट इजीली कवर करने वाले हैं। आज हम समझेंगे स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस प्लस एंटरप्रेन्योरशिप। सो गाइस, वेलकम बैक टू निर्माण कॉमर्स। और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 11th, स्मॉल बिजनेसेस एंड एंटरप्राइजेस। सो स्टार्ट करते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप से। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब नई सोच प्लस रिस्क लेना, एक नया बिजनेस क्रिएट करना। और ये देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? कुछ कारण है, जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स को इंपोर्ट कराना, ज्यादा कंज्यूमर गुड्स यानी लोकल डिमांड को फुलफिल करना, और एक्सपोर्ट करना, फॉरेन करेंसी अर्न करना। अगर आप सामान एक्सपोर्ट करोगे तो आप फॉरेन करेंसी में अर्न कर पाओगे। इनोवेशन और नए मार्केट और नई टेक्नोलॉजी का यूज करना। यही सब कारणों की वजह से एंटरप्रेन्योरशिप हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीधी सी भाषा में एंटरप्रेन्योर यानी कि वो व्यक्ति जो रिस्क लेता है, इनोवेशन करता है, प्रॉफिट कमाता है, जॉब क्रिएट करता है और कंट्री को ग्रो करता है। अब एंटरप्रेन्योरशिप की नीड हमें क्यों है? एक तो ये नेशन की लाइफलाइन है, नेशन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इनोवेशन प्रोवाइड करता है, नए आइडिया लेकर आता है, नए प्रोडक्ट, काम करने के नए नए तरीके लेकर आता है, इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, इनकम बढ़ती है, ट्रेड बढ़ता है, बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ती है, प्रॉफिट इंक्रीज करने में हेल्प करता है, कई तरीके लेकर आता है जिससे प्रॉफिट इंक्रीज हो, और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी जनरेट करता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम करता है। अब एंटरप्रेनर को अगर सिर्फ अपने लिए नहीं, सोसाइटी को अपलिफ्टमेंट के लिए भी देखा जाए तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होता है सोसाइटी के डेवलपमेंट का। अब एंटरप्रेन्योरशिप की एक छोटी सी प्रोसेस होती है। सबसे पहले आप नए बिजनेस के आइडिया के बारे में सोचो, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो और उसको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करो। फीसिबिलिटी स्टडी यानी कि प्रैक्टिकल आइडियाज, वो आइडिया जो आपने चेक किए हैं उस वो प्रैक्टिकल है या नहीं, प्रॉफिटेबल है या नहीं, मार्केट में जरूरत कितनी है, ये सारी चीजें चेक करना। बिजनेस प्लान को प्रिपेयर करना, आप कैसे रन करोगे, अर्निंग कहाँ से होगी, ग्रोथ के क्या चांसेस रहने वाले हैं, ये सारी चीजों को एक प्लान की तरह प्रिपेयर करना। उसके बाद में रिसोर्सेज अरेंज करना, पैसा लेकर आना, कहाँ से लोन लेना है, खुद का पैसा कितना लगाना है, कौन कौन लोग लगेंगे, क्या सामान लगेगा, क्या टेक्नोलॉजी लगेगी, सारी रिसोर्सेज अरेंज करना। और बिजनेस को लॉन्च करना, फिफ्थ स्टेज। आप अपने बिजनेस के जितने भी ऑपरेशन होते हैं उनको स्टार्ट कर देते हो। अब बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उसके बाद में बिजनेस को मैनेज भी तो करना है, बिजनेस को चलाना, उसके डिसीजन लेना, जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सॉल्व करना। और लास्ट स्टेज आती है उसका ग्रोथ और एक्सपांशन। अब बिजनेस चल तो रहा है लेकिन उसको एक्सपांड भी तो करना है ना, इंप्रूव करना है टाइम टू टाइम। अगर इंप्रूव नहीं करोगे तो कंडीशन खराब हो जाएगी। अमूल एक ऐसा बिजनेस है जिसने अपने आप को टाइम टू टाइम ग्रो किया, अपडेट किया, इसीलिए इतने सालों से आज तक अमूल बेस्ट माना जाता है। अब हम बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम की। 2015 में मोदी जी ने लॉन्च किया था स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए। अब स्टार्टअप का क्राइटेरिया उन्होंने कुछ सेट किया था, जैसे बिजनेस आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए कहाँ, इंडिया में। प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या सोल प्रोपरेटर के तौर पर आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपके बिजनेस की जो एनुअल टर्नओवर होना चाहिए 5 साल से कम का, 25 करोड़ तक का टर्नओवर, 25 करोड़ से कम का टर्नओवर होना चाहिए। और वो बिजनेसेस जो 5 साल से कम के अंदर स्टार्ट हुए हैं वो स्टार्टअप के अंदर आते हैं। और ऐसा बिजनेस नहीं होना चाहिए जो किसी दूसरे को स्प्लिट करके बनाया हो। एकदम फ्रेश, एकदम नया बिजनेस होना चाहिए। अब इस स्टार्टअप इंडिया के अंदर स्कीम्स क्या क्या प्रोवाइड की गई गवर्नमेंट के द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा एक तो कोई इंस्पेक्शन नहीं होता था, स्टार्टअप्स का कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास में बहुत इजी मेथड्स है। उसके बाद में इनकम टैक्स में काफी सारे एक्सम्पशंस मिलते हैं, कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर एक्सम्पशन मिलते हैं, और आईपीआर पे भी आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ये सारे कुछ टैक्सेशन और लॉ से रिलेटेड बेनिफिट्स हैं जो बिजनेसेस में काम आते हैं। कुछ फंडिंग के ऑप्शंस है, जैसे ये 10 ऑप्शन है। सबसे पहले आता है बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग यानी कि खुद का पैसा लगाना, आप अपने खुद के पर्सनल रिसोर्सेज से बिजनेस में जो पैसा लगा रहे हो वो सोर्सेज है जहां पर स्टार्टअप्स के पास में पैसा आता है। एक होता है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग यानी छोटे छोटे अमाउंट में मनी को बहुत सारे लोगों से इकट्ठा करना। उसके बाद में आता है एंजल इन्वेस्टमेंट। जो बहुत ही वेल्दी पीपल होते हैं, जो बहुत ही वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं, वो इन स्टार्टअप्स में इक्विटी के तौर पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब ये सामने से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक एंजल की तरह हुए।
उसके बाद में आता है वेंचर कैपिटल। इन्वेस्टमेंट फर्म से लिया जाता है, एक हाई पोटेंशियल फर्म से आप इन्वेस्टमेंट लेते हो इक्विटी के ही तौर पर, अगेन एक्सचेंज फॉर इक्विटी। देन आता है बैंक लोन, आप पैसा बैंक से बोरो कर रहे हो जो एक टाइम पीरियड के बाद में रीपेबल होता है विद इंटरेस्ट, जिसके अगेंस्ट में आप कुछ कोलेट्रल और कुछ डॉक्यूमेंटेशन रखते हो। उसके बाद में आता है बिजनेस लोन फ्रॉम एनबीएफसी। अब एनबीएफसी का मतलब क्या होता है? एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो होते हैं, उनसे आप लोन ले रहे हो। ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक नहीं है लेकिन फिर भी फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। देन गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स है, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम, मुद्रा लोन। देन स्टैंड अप इंडिया एक प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। उसके बाद और भी तरह के सपोर्ट्स प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, जैसे सब्सिडी है, एलिजिबल स्टार्टअप्स को खुद लोन देती है। तो ये कुछ ऐसे लिस्ट है उन चीजों की जो कि आपके स्टार्टअप को, आपके बिजनेस को फंड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। देन कम्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर जिसको हम बोलते हैं। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब होता है इनोवेशन को डुप्लीकेट होने से प्रोटेक्ट करना। एक लीगल तरीके से आपने जो खुद इनोवेट किया है, खुद जो क्रिएट किया है, उसको कॉपी करने से या डुप्लीकेसी होने से बचाना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का एक पर्पस होता है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपकी क्रिएटिविटी को प्रोटेक्ट करता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। कितने टाइप्स के होते हैं? ये होते हैं 3 से 4 टाइप के। सबसे पहले आता है हमारे पास में कॉपीराइट। कॉपीराइट जो आपके ओरिजिनली किए हुए काम है उनको प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि बुक लिखी है, म्यूजिक बनाया, फिल्म बनाई है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, तो इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कोई मूवी स्क्रिप्ट कॉपी नहीं कर सकता। उसके बाद आता है ट्रेडमार्क, एक यूनिक साइन, लोगो या कोई वर्ड या सिंबल जिससे आपका बिजनेस का प्रोडक्ट या आपका बिजनेस आइडेंटिफाई करता हो। जैसे कि नाइकी सूश, ये लोगो है। देन पेटेंट। पेटेंट एक लीगल प्रोटेक्शन है आपकी इन्वेंशन या आपने जो प्रोसेस क्रिएट करी है उस चीज के लिए। जैसे कि एक कंपनी ने नया वाटर प्यूरिफायर की टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी है, तो जिसने इन्वेंट करी है उसके लिए कॉपीराइट होना जरूरी है। उसने इन्वेंट करी है तो दूसरे लोग उसे कॉपी कर लेंगे ना, तो उसके लिए कॉपीराइट में तो यूज नहीं कर सकते हम, उसके लिए करवाते हैं क्या? पेटेंट। उसके बाद में आता है डिजाइन्स। डिजाइन्स यानी कि आपकी जो भी विजुअल डिजाइन है प्रोडक्ट की, जिस शेप या जिस तरीके से वो प्रोडक्ट दिखने वाला है मार्केट में, उसको प्रोटेक्ट करना। फिर वो डिजाइन कोई और कॉपी नहीं कर सकता। जैसे कि परफ्यूम की बॉटल का क्या शेप रहेगा या फोन का क्या डिजाइन रहने वाला है, हर फोन कंपनी अपना डिजाइन किसी दूसरी कंपनी से कॉपी नहीं कर सकती है, दे हैव टू क्रिएट देयर ओन। देन कम्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग्स। जैसे किसी रीजनल स्पेशलिटी के लिए होता है राइट्स, किसी स्पेसिफिक रीजन को दिए जाते हैं उसकी स्पेशल क्वालिटीज या रेपुटेशन को देखते हुए, जैसे दार्जिलिंग की चाय, बनारस की साड़ियाँ, इन सारी चीजों के ऊपर होता है जीआई टैग। अब आईपीआर हमारे लिए जरूरी क्यों है? ये हमारी ब्रांड के आइडेंटिटी को बिल्ड करने में हेल्प करता है, कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है, एक कंपटीशन में एडवांटेज प्रोवाइड करता है। आप यूनिक दिखते हो, जैसे एडिडास, एबीबास, हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हमें लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, इन सबके थ्रू रेवेन्यू जनरेट करने में भी हेल्प करता है। अब बात आती है स्मॉल बिजनेस की। स्मॉल बिजनेस मतलब कि कम इन्वेस्टमेंट में, स्मॉल स्केल में, जिसमें लेबर भी कम लगता है, लेबर ज्यादा लगता है और लोकली ऑपरेट किया जाता है, ऐसे बिजनेसेस क्या कहलाते हैं? स्मॉल बिजनेसेस। जैसे अचार बनाने वाली कोई कंपनी हो गई, छोटी मोटी बेकरी, कोई हैंडलूम यूनिट हो गई, ये सारी चीजें, ये इनके एग्जांपल्स है। अब इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो 50 वर्कर विथ पावर, 100 विदाउट पावर, कैपिटल एसेट जिसकी है 5 लाख या उससे कम की, ये सारे क्राइटेरिया जिस भी एंटरप्राइज में फॉलो होते हैं वो क्या कहलाता है? स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज। अब इसको मैं क्लासिफाई करूंगी एमएसएमईडी एक्ट 2020 के अंडर। एमएसएमईडी मतलब कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2020 के अंदर जो सेक्टर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर जो होता है, उनको उनके स्केल के हिसाब से, यानी उनके टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एंटरप्राइज को एक कैटेगरी दी गई है। माइक्रो एंटरप्राइज यानी जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम का है, या तो 1 करोड़ या उससे कम का है, और एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ तक का है। स्मॉल एंटरप्राइज यानी जिसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ या उससे कम का है और एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम का है। मीडियम एंटरप्राइज वो जिसका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक का है या उससे कम है, एनुअल टर्नओवर जिसका 250 करोड़ या उससे कम है। ऐसी एंटरप्राइजेस कहलाती है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। अब ये स्मॉल बिजनेसेस का इंडिया के डेवलपमेंट में क्या रोल है? सबसे पहले तो आउटपुट जनरेट करता है। नेशनल प्रोडक्शन में हमें छोटे मोटे ही सही लेकिन काफी सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। अक्सर जो बड़ी कंपनीज होती है इन्हीं छोटे बिजनेसेस से बल्क में सामान खरीद के अपने टैग्स लगा देती है।
उसके बाद में आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी लेबर इंटेंसिव। जनरली जो हैंडलूम्स के काम होते हैं उनमें लेबर की काफी ज्यादा जरूरत होती है, तो रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री की ग्रोथ को, बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्री की ग्रोथ को प्रमोट करता है और रीजनल इम्बैलेंस को कम करता है। प्रोडक्ट की वैरायटी काफी ज्यादा होती है। अब आप ट्रेडिशनल और मॉडर्न प्रोडक्ट्स में डिफरेंट अलग अलग मार्केट्स हो चुके हैं, तो किस जगह जिस चीज की जरूरत है उस जगह पर वो प्रोडक्ट्स बनेंगे, और वो प्रोडक्ट्स थोड़े आगे फॉरवर्ड भी होंगे। जैसे कि महेश्वरी साड़ियाँ जो हैंडलूम से बनाई जाती है, और पूरे एरिया में ही नहीं, काफी सारी जगहों पर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद में एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एनकरेज करता है। आपके पास में इन्वेस्टमेंट कम है तो भी आप ये बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हो। प्रोडक्शन भी लो कॉस्ट पर होता है, चीप लेबर लगता है, लोकल रिसोर्सेज का यूज किया जाता है और प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाती है। अब बात करते हैं हम स्मॉल बिजनेस का रूरल इंडिया में, ग्रामीण इलाकों में क्या रोल है। सबसे पहले तो मेजर रोल है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, नौकरियां प्रोवाइड करता है, इकोनॉमिक कंडीशन सुधारता है अलग अलग एरियाज की। जो आर्टिस्टिक और कला से रिलेटेड, क्राफ्ट से रिलेटेड काम होता है उनको प्रमोट करता है, जैसे कि पॉटरी हो गया, या हैंडलूम की साड़ियाँ हो गया, या किसी भी तरीके का एक आर्टिस्टिक काम। और जो ग्रामीण इलाके होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है, जो लोकल रिसोर्सेज होती है उनका मोबिलाइजेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफर होती है, एक जगह का दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। अब बात आती है स्मॉल बिजनेसेस के टाइप्स की। तो हमारे पास में चार तरह के टाइप्स होते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि गारमेंट्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट हो गया, जो सामान बनाए जाते हैं, रॉ मटेरियल को यूज करके कुछ सामान बनाया जाता है। एक होता है सर्विस एंटरप्राइज, जैसे कि आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे कोचिंग सेंटर, रिपेयर शॉप, सैलून्स, ये सारी चीजें। एक होती है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि एक छोटे से कमरे में सेटअप किया हुआ एक पूरा वर्कशॉप जैसा इंडस्ट्री टाइप सेटअप, जो होम बेस्ड होता है, या तो आप घर पे कर सकते हो या आप रेंटिंग पर ले सकते हो। जैसे अ, अचार बनाने की एक छोटी सी कोई फैक्ट्री, या घर पर ही कोई अपना अचार या नमकीन बना करके सेल कर रहा है, ये होती है कॉटेज इंडस्ट्रीज। अब आता है विलेज इंडस्ट्री, जो रूरल एरियाज में रूरल स्किल्स के थ्रू ऑपरेट की जाती है, वो विलेज इंडस्ट्री कहलाती है। अच्छा, अब इसको प्रमोशन भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो करता है, जिसको हम कहते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC। ये एक ऐसा कमीशन है जो इन विलेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता है, इनके डेवलपमेंट के लिए, रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए। अब स्मॉल बिजनेसेस के कई सारे टाइप्स भी हमने देख लिए, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। सबसे पहले तो पैसा मिलना इनको बहुत डिफिकल्ट होता है, इनको कोई लोन नहीं देता। लोन के लिए आपको कुछ ना कुछ तो कोलेटरल देना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो गारंटी देनी पड़ती है, जो मैक्सिमम टाइम्स नहीं होती है, तो फाइनेंस की इनको कमी मिलती है। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ खास अच्छा होता नहीं है। टेक्नोलॉजी का यूजेज भी इनको ज्यादा पता नहीं होता या महंगा होता है, जिस वजह से ये टेक्नोलॉजी का भी ठीक तरह से यूज कर नहीं पाते। मार्केटिंग में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि बड़ी कंपनीज ऑलरेडी काफी बड़े लेवल पर मार्केटिंग कर रही होती है। उसके बाद में ये इनके ऑर्गेनाइज ऑपरेशंस ना काफी अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एकदम प्रॉपरली सेटल्ड ऑपरेशंस नहीं होते, कब क्या करना है इन्हें क्लियरली डिफाइन नहीं होता। उसके बाद में इनके पास में बार्गेनिंग पावर भी बहुत कम होती है जब ये लोग रॉ मटेरियल खरीदने जाते हैं। तो ये कुछ हर्डल्स होते हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं जो स्मॉल बिजनेसेस को अक्सर फेस करने पड़ते हैं। अब सरकार क्या कर रही है। अब कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम सबसे पहला सवाल सरकार पर ही उठाते हैं। तो ये रहा जवाब। कुछ इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट ने सेट अप करे हैं, जैसे कि NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। ये स्मॉल बिजनेसेस को फाइनेंस, मार्केटिंग, ट्रेडिंग और क्रेडिट में सपोर्ट करता है। जो स्मॉल और मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस होती है उनको प्रॉपरली पैसा प्रोवाइड करने में, मार्केटिंग में, ट्रेनिंग में, हर चीज में सपोर्ट करता है। प्रोग्राम्स, प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है जहाँ एग्जीबिशन वगैरह लगाई जाती है। उसके बाद में आता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, DIC। ये इजी वे में रजिस्ट्रेशन करने में हेल्प करता है, सब्सिडी प्रोवाइड करता है, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप्स को सपोर्ट करता है। जैसे कि मध्य प्रदेश में काफी सारे अ, रोजगार मेले लगते हैं, जिनमें इन स्मॉल स्केल बिजनेसेस को भी वहां पर इंक्लूड किया जाता है, जिससे कि उन्हें जिन वर्कर्स की जरूरत है उन्हें वर्कर्स मिल सके, और ऑन दी अदर हैंड उनका काम भी वहां पर प्रोजेक्ट किया जा सके। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने इस चैप्टर के देखे। हमने देखा एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इनोवेशन, रिस्क और ग्रोथ। स्टार्टअप यानी कि यंग बिजनेसेस को बूस्ट करना। IPR आइडियाज के लिए एक शील्ड प्रोवाइड करता है कि आपका आइडियाज कोई दूसरा कॉपी ना करे। स्मॉल बिजनेसेस इंडिया की बैकबोन होती है, और गवर्नमेंट सपोर्ट के नाम पर NSIC और DIC जैसे सेंटर्स हमारे पास में है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर नंबर 8, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। अगर ये चैप्टर से आपको सीखने मिला हो तो लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।